हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं सीटेट का एक और पेपर लेकर, जिसमें हम करेंगे सीटेट से हिंदी पार्ट। इसमें हम देखेंगे भाषा एक। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले अनुच्छेद को देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर ध्यान दिया जो मनुष्य का एकतरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एक मात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानव अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया का ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद। अब हम देखते हैं इससे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला पर, किशोरावस्था, बाल्यावस्था पे? तो विज्ञान ही तो दौड़ में आगे है, तो हमें जो ध्यान देने वाली जो बात है वो है कला प्रवृत्ति पे। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। राइट आंसर होगा नंबर 2, कला प्रवृत्ति पे। अगला है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है तर्क प्रधान, भाव प्रधान, कला प्रधान, बोध प्रधान। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद में पढ़ा कि कला प्रधान चीज़ों को तो गायब कर दिया गया है, तो ये सारे विषय जो हैं ये बोध प्रधान हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यह ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, या व्यक्ति सृजन की राह पर है, या व्यक्ति विध्वंस की राह पर है? तो सारे सवालों के जवाब हमें अनुच्छेद के अनुसार ही देना होता है। तो क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। तो नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है, किशोरावस्था की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो किशोरावस्था में अगर तार्किकता की प्रधानता है और भाव के अभाव है, तो ऐसे में किस चीज़ का राह अपना रही किशोरावस्था? तो ज्ञान की। कि आजकल के बच्चों को सिर्फ ज्ञान से मतलब है, किसी भी भाव से मतलब नहीं है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति? तो इसमें देखेंगे जो तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक, ये सभी एक ही समूह के हैं। जो अलग समूह है, जो भिन्न है समूह से, वो है अभिव्यक्ति। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है? ऑप्शन 2 भी। विकसित शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है
इत। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? सुखद है, दुखद है, औसत है या पता नहीं। तो जिस हिसाब से अनुच्छेद था उसमें तो यही बताया जा रहा है कि दुखद है। अगला है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को? तो बस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग तो यही देखा जा रहा है कि विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कि इंग्लिश, मैथ, साइंस यही पढ़ने की होड़ मची हुई है, कला की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कला पढ़ने वाले को तो लोग सोचते हैं कि ये मतलब इसे नहीं आता है पढ़ने, इसलिए इसका जो इंटरेस्ट है वो कला की तरफ है। ये नहीं बिल्कुल सोचते कि हर किसी का जो रुचि है, हर किसी का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग उसमें होता है। किसी का साइंस में है इंटरेस्ट, किसी को मैथ्स में है, तो किसी को कला में भी हो सकता है। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा में जो सबसे मेन विषय समझा जाता है वो साइंस को ही समझा जाता है, कि मैथ साइंस ही लेकर पढ़ना है जी, मैथ साइंस लेके पढ़ेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इस तरह का माइंडसेट बन चुका है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बल मुक्त, युग युग गर्वोन्त नित महान, नसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, और अखंड ये चीर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा है किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। ये जो हिम किरीट का आशय है, हिम किरीट, तो हिम का मतलब होता है बर्फ और किरीट का मतलब होता है मुकुट, तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ का मुकुट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है, नगपति का विग्रह और समास होगा। तो पहले इन्हें विग्रह करना है और फिर समास बताना है इनका। नगो मतलब पर्वतों का पति, नगपति मतलब पर्वत, नग मतलब पर्वत और पति मतलब पति, तो पर्वतों का पति, तो इसमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें हमारे कारक आ गया है। जैसे ये का है, कारक आ गया, तो जिसमें कारक आ जाता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो नगपति का विग्रह हो गया नगों का पति, और इसका समास हो गया तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो इसमें देखेंगे हम, युग युग अजय निर्बल मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पूजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। आगे देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो जो जीता ना जा सके वो अजेय है, ऐसे भी बता सकते हैं इसको। अगला है, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। हिमालय को बतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है दूसरा, पर्वतों का स्वामी। हिमालय को क्या कहा गया है? बतिवर मतलब पर्वतों का स्वामी। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। तो अब इसमें 106 पे आते हैं। इसमें है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसमें सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा सेकंड वन। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कौन इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख? तो इसमें जो राइट आंसर होगा श्रुतलेख जो है सबसे कम प्रभावी है, क्योंकि इसमें सिर्फ शब्द ही तो लिखेंगे, न वाक्य लिख पाएंगे, न अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। तो ये जो है
सबसे कम प्रभावी है। आगे देखते हैं, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की परीक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। जी, तो पहला सही होगा कि ये बात जो है वो पूरी तरह सही है, पूर्णतः सही है। 109 में देखेंगे, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर ये जानकारी दी। तो किसके आधार पे दी? सेकंड, पोर्टफोलियो के आधार पे जानकारी दी। पहली कक्षा में डैश भी लिखना पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना। क्योंकि पहली कक्षा में जो है ये चित्र बनाना, ये तो हर कक्षा में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत क्या आएगा, तो चित्र बनाना जो है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो बताया गया है वो होगा पढ़ने का उद्देश्य। अगला है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, चॉम्स्की इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण पूछा गया है तो कंप्यूटर है फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है बाल साहित्य, समाचार पत्र और चौथा है टेलीविज़न। तो इसमें जो दूसरा है बाल साहित्य ये राइट आंसर होगा। अगला है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, या विचारणीय है, या अनुचित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वाभाविक है, निंदनीय है, या विचारणीय है, या अनुचित है। स्वाभाविक है अपनी बात को कहने के, बच्चे स्वाभाविक तरीके से अपनी बात कह लेते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला है, बहुभाषिक हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग। तो सभ्यता संस्कृति का, या सभ्यता साहित्य का, या सांस्कृतिक साहित्य का, या सांस्कृतिक चुनौतियों का। तो इसका राइट आंसर है भाई सभ्यता और संस्कृति का। बहुभाषिक हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। आगे देखेंगे, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों का भाषा क्षमता विकास में डैश है। क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, या अनुपयोगी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, तो क्या जैसे 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, या कोई भी छोटा बच्चा कार्टून वगैरह देखता है, तो वो जिस भी लैंग्वेज की कार्टून देख रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में देख रहे हैं, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तो स्वाभाविक तरीके से वो उस भाषा को सीख लेते हैं। तो उस भाषा में वो सीखने में क्या है? ये सहायक है। तो राइट आंसर सहायक है। पांचवी क्वेश्चन नंबर 117 है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों के साथ उसने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, किन्हीं के बाद कॉमा लगाया, आंखों के बाद कॉमा लगाया, दोनों के बाद भी कॉमा लगाया, आदि शब्द लिखती हैं। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ये अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो वो लापरवाह है, वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। आगे देखेंगे, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसमें क्योंकि भाषा में रिटन भी होता है चीज़ें
और मौखिक भी। लेकिन मौखिक वाली चीज़ों को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने में अगर बोलने की कला आ गई आपको, कि अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हैं तो मतलब कि वो सही है। तो जैसे क्वेश्चन है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है कि बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचाना जाए। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो क्या पढ़ने, लिखने, रटने या समझने? तो समझने, कि उर्दू भी वो समझ रहे हैं, हिंदी में समझ रहे हैं, या अगर किसी स्थानीय भाषा के साथ अगर वो आते हैं तो वो भाषा भी वो समझ लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के हैं तो मराठी समझ रहे हैं, बंगाल के हैं तो बंगाली भी समझ रहे हैं, हिंदी भी समझ रहे हैं, इंग्लिश भी समझ रहे हैं। तो इस तरह से कौन सी क्षमता से लैस होते हैं? समझने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं और शब्दावली या विषय। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सीटेट के पेपर के साथ, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हिंदी के कुछ और क्वेश्चन, कुछ और प्रश्न। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।